नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मैं तो इस बार अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। इस बार लड़की मुझे सबसे हटकर चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि बड़े बेटे की शादी तो हमने ऐसे ही जल्दीबाजी में कर दी थी। हाँ, तो हमारा छोटा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके हिसाब से हम अच्छी लड़की लेकर आएंगे, जो शहर की हो, थोड़ी अमीर घराने से भी हो, ताकि इस बार गांव के सभी लोग बस देखते रह जाए कि हमारी छोटी बहू कितनी अनोखी आई है। हाँ मम्मी, इतने समय से ढूंढ रहे हो, देखते हैं आपको आपकी अनोखी छोटी बहू कब मिलेगी। इतने रिश्ते तो रिजेक्ट कर चुकी हो आप। अरे मिलेगी, जल्दी मिलेगी। शांति और रमेश दोनों अपने छोटे बेटे रोहन के लिए सबसे हटके रिश्ता ढूंढ रहे थे। कई दर्जनों रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार उन्हें एक लड़की का रिश्ता मिलता है। देखो तो जरा लड़की का फोटो कितना प्यारा है, और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना है इसके पापा बिजनेसमैन है। हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने, काफी अमीर पार्टी है। फिर तो अपने साथ सामान भी बहुत सारा लेकर आएगी। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। तुम यहाँ पर हमारी बात चला सकती हो आगे। अब तो मुझे यहीं पर अपने छोटे बेटे का रिश्ता करना है। चलो शुक्र है फाइनली तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई, लेकिन एक परेशानी है। अब कैसी परेशानी, बताओ जरा। बस बात इतनी सी है कि लड़की शहर की है और शहर की लड़की गांव में आना कम ही पसंद करती है। अब देखना यह है कि इस लड़की के घर वाले यहाँ गांव में रिश्ता फिक्स करेंगे या नहीं। अरे फिक्स तो कर ही देंगे, भला कौन है जो मेरे बेटे को रिजेक्ट कर सकता है। एक बार तुम बात करके तो देखो। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। सुनीता रिश्ते की बात चलाती है। उसके बाद अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं आगे लड़के वालों को ये बात बता दूंगी। अगले दिन सब नाश्ता कर रहे थे। तो जिस लड़की के बारे में तुम बता रही थी, वो वहां पर क्या रहा? पता नहीं, अभी तो मैंने सुनीता को बात करने के लिए बोला है, वो हमें आज बताएगी क्या रहा। मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में। अरे भैया कुछ पूछो मत, कितना ज्यादा ही सोच रहे हैं। मम्मी पापा तो मिलकर इतनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं और अब फाइनली एक लड़की ने पसंद आई है। अब देखना ये कि उन्हें हम पसंद आते हैं या नहीं। अरे क्यों पसंद नहीं आएंगे, बिल्कुल पसंद आएंगे। अच्छा मम्मी जी एक बात बताइए, क्या जब आपने मेरा रिश्ता लाया था तब भी आप मेरे बारे में इतना ही सोचती थी? अरे बेटा, तब तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, इसीलिए तब सोचना पड़ रहा है। अब कहना क्या चाहती है, यानी आपको सही बहू नहीं मिली? अरे नहीं, भला मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। तेरे बारे में तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। बस इतनी सी बात है कि अब रोहन है ना, उसके नखरे बहुत है, इसलिए उसके हिसाब से सब सोचना पड़ता है ना। अरे आप इन सब चीजों में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? मैंने तो आप लोगों से कुछ भी नहीं कहा, मेरी तो कोई डिमांड भी नहीं है। देखो अब जरा सबके सामने कैसे शर्मा रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं सुनीता के घर जाती हूँ और पूछती हूँ उसने उनसे बात की कि नहीं। शाम को शांति सुनीता के घर मिलने जाती है। आओ आओ शांति बहन, आज कैसे आना हुआ? अरे मैं तो ये पूछने आई थी, क्या तुमने लड़की वालों से बात कर ली? देखो तो जरा, तुम्हें कितनी जल्दबाजी हो रही है। हाँ बाबा, मैंने लड़की वालों से बात कर ली है, आज सुबह मेरी बात हुई है। अरे तो बताना फिर क्या रहा, तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ हाँ बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि अरे हाँ भाई, आगे बोलना, उन्होंने क्या कहा, मुझे ऐसे सस्पेंस में मत रख। उन्होंने हाँ कर दी है और ये भी कहा कि हम लड़की को देखने के लिए वहां जा सकते हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। देख, मैंने कहा था ना लड़की वाले मान जाएंगे। हाँ तो ठीक है, इसी हफ्ते संडे को चलते हैं। अब पूरा परिवार तैयार होकर संडे को लड़की देखने के लिए उनके घर पर जाता है। जी चाय नाश्ता लीजिए, सब कुछ हमारी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है सब कुछ। अच्छा बेटा, तुम दोनों को आपस में जो बात करनी है तुम दोनों बाहर जाकर कर सकते हो। लड़का लड़की दोनों बाहर गार्डन में बातें करने चले जाते हैं। मेरा तो बस आपसे एक ही सवाल है, आप यहाँ शहर में रहती हैं तो आपको गांव में रहने में तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर छुट्टियों में अपने गांव जाती थी। इस तरह दोनों लड़का लड़की भी आपस में बात कर लेते हैं और अंदर शांति घर में बैठकर सोचती है। लगता है मैंने बिल्कुल सही रिश्ता चुना है। तो फिर हम आगे की बात कर लेते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवा कर अच्छी सी डेट फिक्स कर लेंगे। हाँ हाँ, अभी हम जल्दी डेट निकलवा लेंगे।
तो भाई साहब, आपको सारी तैयारी करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जल्दबाजी में सारी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे ना, सब कुछ जो भी होगा? अजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो सारी तैयारी की है। बस हम शादी का मुहूर्त निकलवा कर बच्चों की शादी कर लेते हैं। इस तरह मुहूर्त निकलवाने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है। लेकिन शांति और पड़ोसनों की नजर थी कि बहू आखिर अपने साथ क्या लेकर आई है। अरे शांति, एक बात तो बता, बहू अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई क्या, सामान वगैरह? मुझे तो सिर्फ बहू की गाड़ी ही नजर आ रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं गाड़ी पीछे रह गई या कितनी देर बाद आएगी। बहू से पूछना पड़ेगा। रुको। प्रीति कमरे में जा रही थी कि उसे रोकते हुए शांति कहती है, अरे बेटा, तुम्हारा सामान कहाँ है? जी मम्मी जी, गाड़ी में मेरा बैग है। क्या कहा? बस एक बैग है तुम्हारी गाड़ी में? जी मम्मी जी। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। जिसके बाद, अरे शांति, क्या सुन रही हूँ, तेरी छोटी बहू सिर्फ एक बैग लेकर आई है। अब क्या पता वो बैग बहुत बड़ा हो और उसमें पता नहीं क्या क्या कीमती सामान हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है। सही कह रही है। अरे आ रहा हूँ बेटा, जरा गाड़ी से बहू का बैग तो मंगवा ला। ठीक है मम्मी, अभी लेकर आता हूँ। आरव गाड़ी से प्रीति का बैग लेकर आता है। गांव की सभी औरतों की नजर इस चीज पर थी कि आखिर बहू अपने साथ क्या लेकर आई है। लो मम्मी, मैंने बैग ला दिया। लेकिन बैग तो उनकी सोच से छोटा निकलता है, जिसे सभी बड़ी हैरानी से देख रहे थे। इतना छोटा बैग है, इसके अंदर क्या ही होगा? अरे भला, इतना छोटा बैग भी कोई लाता है क्या? आज तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा कभी। पता नहीं इतने से बैग में क्या आया होगा। मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ कीमती गहने या हीरे मोती होंगे, क्योंकि वरना उसके अलावा इतने छोटे बैग में और क्या ही आ सकता है। मुझे तो पक्का यकीन है इसके अंदर हीरे होंगे, हीरे। सुनीता की बातें सुनकर सभी की आंखों में चमक आ जाती है और अब सब बेसब्री से देख रहे थे कि उसके अंदर कितनी कीमती हीरे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर जरूर हीरे होंगे। लेकिन जब शांति बैग खोलकर देखती है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे अरमान आंसुओं में बह गए। इस बैग के अंदर कुछ भी नहीं है। बैग के अंदर सिर्फ 2 जोड़ी सूट थे। क्या कहा? बैग के अंदर सिर्फ 2 जोड़ी सूट? अरे लेकिन तूने तो पूरा डंका बचा रखा था कि तेरी छोटी बहू पता नहीं क्या क्या लेकर आएगी। तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। चलो अपने घर चलते हैं, कुछ नहीं बचा अब यहाँ देखने के लिए। उसके बाद सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती है और रात को शांति अपने कमरे में रमेश से कहती है, हमने क्या सोचा था और क्या निकला। खुदा पहाड़ निकली चुईया। मुझे तो लगा था छोटी बहू पता नहीं कितना कुछ लेकर आएगी। मुझे लग रहा था कि बड़े बेटे की शादी तो ऐसे ही कर दी, लेकिन अमीर घर के रिश्ते में तो बहुत कुछ मिलेगा। सच में अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमारे सारे सपने चूर चूर हो गए। इस तरह अगले दिन प्रीति की पहली रसोई की रस्म होती है और सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन शांति और रमेश का मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? आप जो चाहते थे आपको नहीं मिला क्या? क्या नहीं मिला? अरे कुछ नहीं बेटा, हमारा एक सपना था, बस वही पूरा नहीं हुआ, बाकी कुछ नहीं। बस खाना बहुत अच्छा बना है। शांति टॉपिक चेंज कर देती है। इस तरह रात होती है और जब सोने की बारी आती है तब नेहा और रिया बिस्तर लेकर छत पर जा रहे थे। रोहन को भी छत पर जाता देख प्रीति पूछती है, क्या बात है, आप सब बिस्तर लेकर छत पर क्यों जा रहे हैं? क्या लाइट नहीं है या फिर कुछ हुआ है? तभी वहां नेहा आती है। दरअसल बात ऐसी है कि घर में गर्मी बहुत है ना, इसलिए हम सब ऊपर छत पर ही सोते हैं। क्या कहा, ऊपर छत पर? लेकिन क्यों? क्या आज कुछ हुआ है जो हमें छत पर सोना है? सिर्फ आज नहीं, हम तो सारी गर्मियों में ऊपर ही सोते हैं। ऊपर खुली हवा चलती है और खुले में ही हमें नींद आती है। ये सुनकर प्रीति को बहुत हैरानी होती है। लेकिन मुझे तो छत पर सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। कोई बात नहीं, हमें भी बिल्कुल आदत नहीं है। क्या कहा? मेरे कहने का मतलब है हमें भी छत पर सोने की बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब हमने छत पर सोना शुरू किया तो हमारी आदत हो गई। इस तरह प्रीति को भी सबके साथ छत पर जाकर सोना पड़ता है, लेकिन उसे वहां पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ये तो बहुत ही सख्त जमीन है, यहाँ पर भला किसी को नींद कैसे आ सकती? मेरी तो कमर ही अकड़ रही है।
पूरी रात प्रीति बस करवटें बदलती रहती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह उसकी आंखें ना सोने की वजह से लाल हो गई थी। नेहा रसोई में खाना बना रही थी। प्रीति उसके पास जाती है। अरे प्रीति, क्या बात है, तुम्हारी आंखें तो एकदम लाल हो गई। हाँ दीदी, और आंखें लाल होने के साथ साथ बहुत दर्द भी हो रहा है इनमें। मुझे छत पर सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। एक तो फर्श भी इतना सख्त था कि मेरी कमर टूट गई है। कोई बात नहीं प्रीति, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ गांव में सब ऐसे ही सोते हैं। तुम्हें भी जल्दी ही आदत हो जाएगी छत पर सोने की। गांव में तो ये बात बिल्कुल कॉमन है। दोनों बातें करते हुए खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के मायके में। और बताओ महेंद्र भाई, सब कैसा है? जी सब बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। हमारे यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आपने प्रीति बिटिया की शादी एक गांव में क्यों की है? वो तो शहर की लड़की है, क्या गांव में एडजस्ट कर पाएगी? आपको थोड़ा अपना फायदा सोचना चाहिए था। अरे भाई साहब, फायदा ही सोचा है। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छे परिवार से है, और सबसे बड़ी बात, हमने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही थोड़ी मैंने अपनी बेटी को गांव में भेज दिया है। मेरा तो हर तरफ से फायदा ही फायदा हुआ है। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आपने ऐसा क्यों किया। वैसे प्रीति बिटिया खुश तो है ना वहाँ? हाँ, उसने मुझे बताया था कि सबका व्यवहार बहुत अच्छा है और उसका मन भी लग रहा है। वहां पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। फिर तो अच्छी बात है। बेटिया खुश है तो और क्या ही चाहिए। दिन गुजर रहे थे, लेकिन प्रीति की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। रात को सभी छत पर आराम से सो रहे थे। देखो तो जरा, सब कैसे आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है। एक तो यहाँ पर जमीन सख्त है, ऊपर से इतने मच्छर काट रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। प्रीति का इतना बुरा हाल था कि उसकी आंखें तो लाल रहती थी और उसके साथ उसकी कमर में भी दर्द रहता था, तो वो कमर पर हाथ रखकर ही चलती थी। अरे भाभी, आप कैसे बूढ़ी अम्मा की तरह चल रही हो? तो और क्या करूं रिया, तुम ही बताओ। ऊपर छत पर सोकर मेरी कमर बुरे तरीके से अकड़ गई है। बिल्कुल भी ऊपर सोने में अच्छा नहीं लगता। होता है भाभी, हमारे साथ भी ना पहली बार ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। जिससे देखो बस यही कहता है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या आदत पड़ जाएगी भला? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अब ऊपर सोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांति हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। मम्मी जी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, मुझे छत पर सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऊपर सोने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या हम कुछ इंतजाम करके नीचे नहीं सो सकते? तुम्हें तो पता ही है बेटा, नीचे कितनी ज्यादा सफोकेशन हो जाती है। नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में हम भला नीचे कैसे सो सकते हैं? अब तुम दिन में ही देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, पसीने में बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, लेकिन हमें अपने कमरे में कूलर या एसी लगवा लेना चाहिए, क्योंकि छत पर सोने में भी मुझे बहुत परेशानी होती है। बेटा, गांव में तो छत पर सोने की आदत ही होती है सबको। अब हम अभी तो एसी नहीं लगवा पाएंगे, तुम्हें छत पर सोने की ही आदत डालनी होगी। अब शांति से भी प्रीति को जब यही जवाब मिलता है तो उसे गुस्सा आता है। जिससे देखो सबको सिर्फ एक डायलॉग आता है, आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे आदत हो जाएगी? मुझे बिल्कुल आदत नहीं होगी। अब आज रात को फिर से प्रीति का छत पर सोने का नंबर होता है। वो बस आंखें खोलकर खुले आसमान को देखती रह जाती है। आज कम से कम नींद तो आ रही है, लेकिन ऊपर भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। बहुत गर्मी हो, ऊपर भी गर्मी है। सो जाती हूँ, इतने दिन से ठीक से सोई भी नहीं हूँ। कुछ और दिन इस तरह छत पर सोने से प्रीति की तो हालत खराब हो रही थी। अगले दिन प्रीति रोहन से इस बारे में बात करती है। देखो ना, मुझे छत पर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे आदत है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन छत पर सोना कितना ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता आप सब छत पर कैसे सो जाते हैं। देखो, धीरे धीरे। बस करो, एकदम चुप। प्रीति गुस्से में रोहन की बात को बीच में ही काट देती है। देखो, बिल्कुल ऐसा मत कहना कि धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। हर रोज हर किसी के मुंह से ये डायलॉग सुनकर मैं पक चुकी हूँ। अब मुझे सोल्यूशन चाहिए, रियल सोल्यूशन। एक तो छत पर इतनी सख्त फर्श पर सोकर मेरी कमर भी अकड़ने लगी है, ऊपर से नींद नहीं आती, सो अलग। प्लीज कुछ करो ना, हम अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं, फिर हम सुकून से सो पाएंगे। देखो प्रीति, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि सिर्फ हमारे कमरे में एसी हो और किसी के कमरे में ना हो। और तुम्हें पता है कि अभी इतना बजट नहीं है, तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, बस बहुत हो गया, मुझे किसी भी हाल में आज से छत पर नहीं सोना है। प्रीति गुस्से में अपने पापा को फोन मिलाती है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि पापा मैं सच में यहाँ परेशान हो गई हूँ। अरे बेटा बताओ क्या बात है? प्रीति महेंद्र को सारी बात बताती है। कहा पापा आपने मेरी शादी गांव में कर दी। इन लोगों को छत पर सोने की आदत है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं है, और कोई भी एसी लगवाने को तैयार नहीं है। अच्छा बेटा, इतनी बात है तो मैं आज ही तुम्हारे कमरे में एसी लगवा देता हूँ। सिर्फ मेरे ही कमरे में नहीं, आपको सबके कमरे में एसी लगवाना होगा। इनका मानना है कि एक कमरे में एसी होगा और दूसरे कमरे में नहीं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ तो बेटा चिंता क्यों करती है, मैं आज ही ये सारा इंतजाम करवा देता हूँ। इस तरह उसी दिन अपने पापा से जिद करने के बाद प्रीति के ससुराल के हर कमरे में एसी लग जाता है, जिसे देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मम्मी जी आपने तो सच में कमाल कर दिया। सिर्फ कमाल ही नहीं, मम्मी ने धमाल कर दिया। ये आइडिया कितना अच्छा था। आपने छत पर सोने का कितना अच्छा नाटक करके भाभी से हर कमरे के लिए एसी निकलवाई लिया। हाँ, छत पर सोना तो मुझे भी बहुत परेशान कर रहा था। मेरी भी कमर एकदम अकड़ने लगी थी, लेकिन बहू के सामने नॉर्मल रहना पड़ता है। मैं तो सोच रहा था बहू जल्दी ही कुछ इंतजाम क्यों नहीं कर रही, और सहना भी मुश्किल हो रहा था मुझसे। जब वो कुछ नहीं लेकर आई थी तो अब ऐसा करना ही था। कम से कम कुछ ना से सही अब कुछ तो हाथ आया। मीरा अपने कमरे में दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर गोवा ट्रिप प्लान कर रही थी। घर में उसकी आवाज गूंज रही थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। मीरा बेटा सुनो तो जरा, ऑफिस से आते वक्त मैंने सोचा इस बारे में बात करूं। पापा अभी नहीं, हम गोवा का प्लान फाइनल कर रहे हैं, बस टिकट्स बुक करनी है। वही तो कर रहा हूँ बेटा, इतनी दूर दोस्तों के साथ जाना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इस बार रहने दो, अगले साल पक्का चलेंगे। क्या पापा, आप हर बात पे मना कर देते हो। मुझे कोई रोके टोके ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मीरा की मम्मी रसोई से आती है। अरे छोड़िए ना जी, बच्ची ही तो है। मीरा तू गुस्सा मत हो, मैं पापा को मना लूंगी। और हाँ, वो जो सैंडल तूने ऑनलाइन देखी थी वो ऑर्डर कर दी है मैंने। थैंक यू मम्मी। पापा आप भी ना बस हमेशा टोकते रहते हो। ठीक है बाबा, तू बस खुश रह, मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ हफ्तों बाद घर में मीरा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले बड़े खानदानी और सुलझे हुए लग रहे थे। लड़के की माँ ने मीरा को पहली नजर में ही गले लगा लिया। भाई साहब, हमें तो मीरा बहुत पसंद है। मीरा मेरी इकलौती बेटी है, बड़े नाजों से पाला है। इसके होठों की मुस्कान ही हमारी मुस्कान है। बस एक छोटी सी बात करनी थी। बेझिझक कहिए। हमारे घर में कोई बेटी नहीं है, सब बेटे ही बेटे हैं। हम मीरा को बहू नहीं, अपने घर की वो बेटी बनाना चाहते हैं जिसके लिए हम तरस रहे हैं। बिल्कुल, आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि मीरा पराये घर जा रही है। वो हमारे लिए हमारी अपनी औलाद जैसी ही रहेगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। जब मीरा विदा हो रही थी तो उसे दुख तो था, पर मन में ये तसल्ली भी थी कि उसे एक और मम्मी पापा मिल गए हैं। ससुराल में शुरुआती 2-4 दिन तो मेहमान की तरह बीते, पर जैसे ही मेहमान गए घर का माहौल बदलने लगा। शादी को अभी हफ्ता भर ही हुआ था। सुबह के 8:30 बज रहे थे जब सास ने मीरा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उठ गई क्या बेटा? जी मम्मी जी, बस 5 मिनट। वहाँ घर में तो पापा मुझे 10 बजे से पहले नहीं जगाते थे। सास ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मीरा को जवाब दिया। अरे बेटा, वो तो मायका था, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना, और घर की बहू को तो सुबह उठकर तुलसी में जल देना और सबके लिए चाय बनाना, ये सब तो घर की बहू को अच्छा लगता है। ससुर जी इंतजार कर रहे हैं। जी मैं बस अभी आती हूँ। मीरा रसोई में पहुंची। उसने सबके लिए चाय बनाई और फिर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। उसे लगा था कि सब साथ बैठेंगे, पर जब वो नाश्ता लेकर बाहर आई तो देखा कि पति और ससुर जी खाकर उठ चुके थे। मीरा, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? जल्दी से प्रेस कर दो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। पर मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। अरे यार, मेरे ऑफिस जाने के बाद आराम से पी लेना, अभी प्लीज काम कर दो। मीरा ने भारी मन से शर्ट प्रेस की। दोपहर में उसने सोचा कि अपनी पसंद की एक ड्रेस मंगवा ले। उसने जैसे ही फोन उठाया, सास पास आकर बैठ गई। मम्मी जी देखिए ना, ये सूट कितना प्यारा है, मंगवा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल मंगवा ले बेटा, पर एक बात बता, अभी शादी को तुम्हारे 15 दिन भी नहीं हुए हैं। खूब नए कपड़े भी होंगे, नई शॉपिंग भी की है तुमने शादी के लिए। देखो बेटा, अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, बेटी हो मेरी, इसलिए समझा रही हूँ।
अब ये सब ऑनलाइन फिजूल खर्ची शोभा नहीं देती। अब तुम्हें घर के बजट के हिसाब से चलना होगा। मीरा खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बेटी कहकर समझाया जा रहा है या बहू कहकर उसे जिम्मेदारी दी जा रही है। समय बीतता गया और मीरा को इस घर में आए 1.25 महीना बीत चुका था। अब ना तो वो मेहमान थी और ना ही वो बेटी जिसे सुबह सोने की आजादी थी। सुबह के 9 बजे थे। मीरा रसोई में रोटियां बेल रही थी, तभी उसकी सास अंदर आई। मीरा, नाश्ता तैयार हुआ। ससुर जी को योगा क्लास जाना है और अविनाश को ऑफिस। मम्मी जी बस 2 मिनट, वो रात को सर में बहुत दर्द था तो उठने में थोड़ी देर हो गई। देखो मीरा, अब तुम इस घर की बहू हो। घर की गृहस्थी और रसोईया तुम्हारे भरोसे है। बेटी, मैं मानती हूँ, तभी समझा रही हूँ। ये सिरदर्द के बहाने मायके में चलते हैं, यहाँ नहीं। मीरा चुपचाप रोटियां सेकने लगी। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। मीरा गरम रोटियां लेकर बाहर आई। मीरा, आज नाश्ते में पोहा क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना मुझे और पापा को पोहा पसंद है। वो अविनाश, मम्मी जी ने कहा था कि आज सबको पराठे खाने हैं। अरे मैंने तो बस सलाह दी थी, अब बनाना तो तुम्हें ही है ना। तुम्हें सबका स्वाद पता होना चाहिए। सब खाकर उठ गए। मीरा अपनी प्लेट लेकर बैठने ही वाली थी कि ससुर जी ने आवाज दी। मेरा बेटा, जरा अलमारी से मेरी दवाई की फाइल निकाल देना, मिल नहीं रही। आज डॉक्टर के पास जाना है। जी पापा जी, बस अभी आई। दवाई ढूंढने और घर के बाकी कामों में 1 घंटा निकल गया। मीरा वापस रसोई में आई तो देखा कि प्लेट में रखे पराठे ठंडे और कड़क हो चुके थे। उसने एक निवाला तोड़ा ही था कि उसका फोन बजा। मम्मी का वीडियो कॉल था। मीरा ने चेहरा साफ किया और फोन उठाया। कैसी है मेरी लाडली? बहुत काम करना पड़ रहा है क्या? चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं मम्मी, वो बस सुबह की भागदौड़ है। आप बताओ, पापा कैसे हैं? पापा तो तुझे बहुत याद करते हैं। कल कह रहे थे कि मीरा को हफ्ते भर के लिए बुला लेते हैं, बहुत दिन हो गए। सच में? मैं पूछूंगी यहाँ। तभी सास रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मीरा ने जल्दी से फोन काटा। किससे बात हो रही थी? मम्मी का फोन था। वो कह रही थी पापा बुला रहे हैं कुछ दिनों के लिए। नहीं बेटा, अभी 1-1.5 महीना ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को। कुछ दिन तो हुए हैं आए हुए। मैं समधी जी से बात कर लूंगी। ससुराल में रमो, थोड़ा इधर घर में ध्यान लगाओ, तभी तो पीहर से मन हटेगा बेटा। पर मम्मी जी, सिर्फ 2 दिन के लिए। देखो बेटा, जिम्मेदार बनो। अब वो आजादी वाले दिन बीत गए। अब ये तुम्हारा घर है और यहाँ की चाबियां तुम्हारी जिम्मेदारी। रात का वक्त था। मीरा ने सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाया। जब वो खुद खाने बैठी तो देखा कि पतीले में सब्जी का नामो निशान नहीं था, बस थोड़ी सी तरी बची थी। दाल की कटोरी भी खाली थी। सबको कम तो नहीं पड़ा था, फिर मेरे लिए क्यों नहीं बचा? तभी उसे अपने मायके का एक मंजर याद आया। अजी सुनती हो, मीरा अभी तक सो रही है। रात को देर से आई थी। उसके लिए पनीर की सब्जी अलग निकाल कर रख देना, वरना उसका भाई सब खत्म कर देगा। आप चिंता मत करो, आपकी बेटी का हिस्सा मैं पहले ही ढक के रख देती हूँ। उसे गरम रोटियां ही खिलाऊंगी। ये बात याद करके मीरा की आंखों से एक आंसू टपक कर रोटियों पर गिर जाती है। उसने वही बची खुची तरी के साथ बेमन से निवाला तोड़ा। तभी बाहर से अविनाश की आवाज आई। मीरा, पानी की बोतल कमरे में रख दी है क्या? और हाँ, सुबह जल्दी जगा देना, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। शादी को अब 2 महीने बीत चुके थे। अब मीरा के लिए सुबह की नींद एक सपना बन गई थी। घर में मेहमान आने वाले थे और रसोई का पूरा मोर्चा मीरा के कंधों पर था। मीरा, जरा जल्दी हाथ चलाना, बुआ जी और उनके बच्चे आते ही होंगे। उन्हें तुम्हारे हाथ की कचौरियां खिलानी है। जी मम्मी जी, बस मसाला तैयार कर रही हूँ, पर वो मैदा खत्म हो गया है। अविनाश से कहूँ क्या मंगवाने के लिए? अरे वो तो अभी सो रहा है, उनकी नींद क्यों खराब करना। तुम खुद जाकर नीचे ले आओ ना, पास ही तो दुकान है। मीरा नीचे गई, सामान लाई और फिर से चूल्हे के सामने खड़ी हो गई। दोपहर को सबने बड़े चाव से खाना खाया। मेज पर हंसी मजाक चल रहा था। तभी, भाभी, वाकई मानना पड़ेगा, आपकी बहू ने तो आज कमाल ही कर दिया। कचौड़ियां एकदम लाजवाब है। आखिर बेटी किसकी है? हमने तो इसे शुरू से यही सिखाया है कि परिवार की पसंद ही अपनी पसंद होनी चाहिए। मीरा सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियां तल रही थी। तभी उसके पैर में अचानक नस चढ़ गई और वो कराह उठी। आह, मम्मी जी, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? जरा संभल कर रहा करो ना। एक काम करो, बस ये आखिरी घान तल दो, फिर थोड़ा जाकर आराम कर लेना। अब मेहमान बैठे हैं तो अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता ना। जीजी, आप लोगों के आने की खुशी में सुबह से ही रसोई में लगी हुई है। अब थक गई होगी, इसलिए कह दिया आराम कर ले बेटा।
शाम को बुआ सास सबके पास बैठी थी। तभी उन्होंने थैले से एक डिब्बा निकालकर मेज पर रखा। भाभी, ये खास तौर पर आप सबके लिए लाई हूँ। शहर की सबसे मशहूर दुकान की काजू कतली है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे मीरा को भी ये बहुत पसंद है ना मीरा? जी मम्मी जी, मेरी तो फेवरेट है। मीरा मिठाई देख के इतनी खुश हो गई, उसने फटाफट चाय छानी और ट्रे में रखकर सबको चाय दी। इतने में ही उसकी नजर मिठाई के डिब्बे पर पड़ी, जो पूरी खाली हो चुकी थी। उसमें सिर्फ एक काजू की कतली बची थी। उस एक आखिरी काजू की कतली को देखकर मीरा को याद आया। मीरा, देख आज क्या लाया हूँ, तेरी फेवरेट काजू कतली। लाइए पापा, पहला पीस तो मेरा ही होगा। पहला क्या, आधा डिब्बा तू ही खा, बाकी हम सब एक एक चख लेंगे। और सुन, ये 2 पीस डिब्बे के कोने में रख दिए हैं, ये रात को तेरे दूध के साथ के लिए है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। खत्म हो गई, बस एक बची है। ओहो मीरा, तुम रह गई क्या? एक बची है तो खा ले। मुझे लगा तुमने रसोई में ही 1-2 पीस खा लिए होंगे। ये बच्चे भी ना, इन्हें पता ही नहीं चला कि बड़ी भाभी के लिए भी कुछ बचाना है। अरे कोई बात नहीं भाभी, अगली बार आऊंगी तो मीरा के लिए अलग से छोटा डिब्बा ले आऊंगी। इतने में ही अविनाश कमरे से बाहर आता है। मीरा, वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? 1 पीस बचा होगा ना, मेरा फिर से मन कर रहा है। अविनाश, वो तो खत्म हो गई, लास्ट पीस था, मैंने खा। क्या यार, तुमने मेरे लिए 1 पीस भी नहीं बचाया? तुम्हें तो पता है मुझे मीठा कितना पसंद है। मम्मी कह रही थी तुम सबका ख्याल रखती हो, पर अपना हिस्सा तो देख ही नहीं सकती थी ना। मीरा ने चुपचाप वो खाली डिब्बा उठाया और किचन में ले गई। डस्टबिन में डिब्बा फेंक दिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसे याद आया कि पापा उसके लिए आखिरी पीस बचा कर रखते थे और यहाँ उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना हिस्सा भी दूसरों को दे दे। पापा कहते थे कि मेरा हिस्सा कोई नहीं छीन सकता, पर यहाँ तो मेरा हिस्सा होने के का वजूद ही खत्म हो गया है। मीरा अपने कमरे में अपनी पुरानी अलमारी ठीक कर रही थी। उसने मायके से लाए हुए अपने कुछ जीन्स और स्टाइलिश कुर्तियां निकालकर बेड पर रखी थी। तभी सास अंदर आई और उनकी नजर बेड पर पड़े कपड़ों पर गई। मीरा बेटा, ये क्या निकाल रखा है तुमने? मम्मी जी, ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं, शादी की भागम भाग में पहन ही नहीं पाई थी तो सोचा अब निकाल लूं। सास मुस्कुरा तो रही थी, पर आंखों में साफ नापसंदगी झलक रही थी। बेटा, ये सब तो कुंवारी लड़कियां पहनती हैं, अब तुम इस घर की बड़ी बहू, मेरा मतलब है घर की इज्जत हो, इसलिए कह रही हूँ, अब ये जीन्स टॉप तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। पर मम्मी जी, पापा ने तो मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने तो मेरी पसंद की हर ड्रेस हमेशा पसंद की। वो पापा का घर था मीरा, पर अब तुम इस घर का आईना हो। तुम्हें देखकर लोग परिवार के संस्कार देखते हैं। चलो इन्हें अंदर रखो, और वो जो पीली वाली साड़ी दी थी ना मैंने, वो पहनकर बाहर आओ, आज पंडित जी आने वाले हैं। मीरा ने भारी मन से अपने सपने और अपनी पसंद वापस सूटकेस में बंद कर दी। उसे अपने पापा की एक पुरानी बात याद आ गई। मीरा, ये क्या पुरानी ड्रेस पहनी है? चला शॉपिंग पर चलते हैं। पापा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मेरी बेटी है तू, जब तक नए फैशन के कपड़े नहीं पहनेगी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि तू मेरी शान है? जो पसंद आए बिना रेट देख खरीद ले। मीरा साड़ी पहनकर बाहर आई, पर उसे लग रहा था जैसे उसने किसी और की शख्सियत ओढ़ ली हो। शाम को अविनाश ऑफिस से आया तो मीरा ने दबे पांव उससे बात करनी चाहिए। अविनाश, मम्मी कह रही थी कि मैं जीन्स ना पहनूं, तुम्हें भी यही लगता है क्या? देखो मीरा, मम्मी को बुरा लगता है तो मत पहनो ना, वैसे भी बेटी की तरह रखा है तुम्हें, उनकी बात मान लेने में क्या बुराई है? उन्हें लगता है साड़ी में तुम ज्यादा ग्रेसफुल लगती हो। ग्रेसफुल लगती हूँ या उनके सांचे में फिट बैठती हूँ? अब तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो एक कप चाय पिलाओ, बहुत थक गया हूँ। रात को मीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना चेहरा देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि मायके में वो मीरा थी जिसकी अपनी एक पहचान थी। यहाँ वो सिर्फ एक किरदार निभा रही है जो इसकी सास ने लिखा है। तभी बाहर से सास की आवाज आती है। मीरा बेटा, कल सुबह जल्दी उठना है, पूजा की तैयारी करनी है, सो गई क्या? मीरा ने आईने में खुद को देखा और धीरे से बुदबुदाई। अगले दिन मीरा की माँ का फोन आया। उन्होंने साफ लफ्जों में मीरा को कुछ दिनों के लिए भेजने की जिद की। सास ने बेमन से ही सही पर हाँ कह दिया। मीरा जैसे ही अपने मायके की दहलीज पर पहुंची, उसे लगा जैसे बरसों बाद उसने खुलकर सांस ली हो। अरे मेरी लाडली कितनी कमजोर हो गई है, वहां क्या खाना नहीं खाती थी? अरे भाई, अब आ गई है ना, अब देखना 2 दिन में इसका चेहरा फिर से गुलाब जैसा खिल जाएगा। मीरा बेटा, जा अपने कमरे में हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियां मंगवाई है। मीरा अपने कमरे में गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी।
कोई पाबंदी नहीं, कोई उम्मीदों का बोझ नहीं। दोपहर का वक्त था। मम्मी रसोई में मीरा की पसंद का खाना बना रही थी। मम्मी लाइए मैं मदद कर देती हूँ, आदत हो गई है ना अब रसोई में रहने की। तभी मीरा की माँ ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। बिल्कुल नहीं, जब तक यहाँ है रसोई की तरफ मुड़कर भी मत देखना। यहाँ तू मेहमान नहीं, मेरी बेटी है। जा टीवी देख या आराम कर, तू कब से रसोई में काम करने लगी? अरे मम्मी, ससुराल में तो करना ही पड़ता है, वहां तो सारी उम्मीद ही मुझसे है। शाम हुई तो पापा तैयार होकर कमरे में आए। मीरा बेटा चल तैयार हो जा, जब से तू गई है मैंने शाम को पार्क में वॉक करना ही छोड़ दिया था, आज फिर से चलते हैं। पापा आप सच में नहीं गए? किसके साथ जाता, तू ही तो मेरी हमकदम थी। चल रास्ते में वही नुक्कड़ वाले गोलगप्पे भी खाएंगे जिनके लिए तू हमेशा लड़ती थी। मीरा और पापा पार्क गए। रास्ते में गोलगप्पे वाले को देखते ही मीरा की आंखों में चमक आ गई। अरे बेटिया, बड़े दिनों बाद आई हो, लो तुम्हारे लिए तीखा पानी अलग से बनाया है। देख, इसे भी याद है तेरी पसंद। ससुराल में कोई पूछता है कि पानी तीखा चाहिए या मीठा? वहां तो बस ये पूछा जाता है कि खाना बन गया क्या। रात हुई तो पूरा परिवार दीवान पर सिमट गया। टीवी पर मीरा की पसंद की मूवी लगी थी। मम्मी कल सुबह जल्दी उठना है क्या? पागल है क्या, कल संडे है, आराम से 11 बजे तक सोना। मैं तेरे लिए बेड टी लेकर आऊंगी। और हाँ, कल दोपहर को हम बाहर लंच पर चलेंगे। नो कुकिंग, सिर्फ एंजॉयमेंट। आधी रात को फिल्म खत्म हुई। मीरा अपने पुराने कमरे में सोने गई। उसने खिड़की से चांद को देखा। उसे याद आया कि ससुराल में इस वक्त तक वो कल के नाश्ते की चिंता में डूबी रहती थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सासू माँ का नाम चमक रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, और बताओ कैसी हो? मन लग गया ना मायके में? जी मम्मी जी, बस मम्मी पापा के साथ बैठी थी। मीरा बेटा, तू चली गई तो घर एकदम सुना सुना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। कब वापस आ रही है तू? मम्मी जी, बस कल या परसों में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, कल रात तक हर हाल में आ जाना। वो क्या है ना, परसों बुआ जी के यहाँ जाना है, उनका इनविटेशन आया था। तुम रहोगी तो सब अच्छा लगेगा। और हाँ, सुबह जल्दी उठना होगा क्योंकि जाने से पहले काफी तैयारी करनी है। जी मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। सास ने प्यार से फोन काटा ही था कि तभी अविनाश का कॉल वेटिंग पर आ गया। मीरा ने कॉल रिसीव किया। हेलो अविनाश। हेलो डियर, क्या हाल है? तुम चली गई तो मेरा कमरा कितना खाली खाली लग रहा है। रोज तुम्हारी बकवास सुनने की आदत थी, अब कमरे में सन्नाटा काटता है। अच्छा, तो आपको मेरी याद आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तुम्हारे बिना तो सुबह की चाय से लेकर रात की अलमारी तक सब बिखरा पड़ा है। जल्दी आ जाओ, अब तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। मीरा ने मुस्कुराकर फोन तो काट दिया, पर उसके चेहरे की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसे एक गहरा एहसास हुआ कि ससुराल में उसे याद क्यों किया जा रहा है। बेटी का किरदार सिर्फ यही इसी घर में है, जहां मुझे कुछ करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ होने के लिए प्यार मिलता है। ससुराल की बेटी सिर्फ एक नाम है, असली पहचान तो बहू की ही होती है जो जिम्मेदारियों की कड़ियों में बंधी है।